साल का पहला दिन, जी हां 2022 का पहला दिन। आप सबको न्यूज इंडिया और इंडिया का सवाल की टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी हां, आगे बढ़े। जी हां, आज का इंडिया का सवाल हादसों पर। जी हां, हादसों पर इसलिए साल के शुरू होते ही कटरा वैष्णो भवानी से लेकर हरियाणा के भिवानी में मचा हाहाकार, जिसको लेकर, जी हां, यानी कि प्रबंधन और नियोजन को लेकर खड़े हुए कई सवाल, तो मैं लेकर आया इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। नए साल का आगाज हादसों से हुआ है। नए साल के जश्न में जब लोग डूबे हुए थे, तब माता वैष्णो देवी के भवन में बड़ी अनहोनी हो गई। छोटी सी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद ने इतना बड़ा बवाल किया कि 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए, जैसा कि हर वक्त होता है। घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। इसी बीच हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से आफत का पहाड़ टूट पड़ा। खनन के दौरान एक बड़ा पहाड़ वाहनों पर गिर पड़ा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है अभी तक, तो कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन हादसों पर रोक क्यों नहीं लगती। इस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। नए साल के पहले दिन ही 2 हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक खबर देर रात जम्मू कश्मीर से आई, तो दूसरी खबर हरियाणा से। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से कई लोग काल के काल में समा गए, तो हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से एक बड़ा हादसा हो गया। नए साल के मौके पर माता रानी के दर्शन के लिए हजारों लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। इसी दौरान लाइन में लगे श्रद्धालुओं की दर्शन की पर्ची काटने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया और दावा किया जा रहा है कि इसी बल प्रयोग के बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। यात्रा करके आ रहे थे, मैं भी फंस गया था। मैं भी घबरा गया था। वहाँ पे कई अफवाहें फैलाई गई। हाँ जी, हमें अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बाल बचे। हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा। अभी बड़ी मुश्किल से आया वो यहाँ पर और बहुत परेशान रहा। और जो डंडे मारे ना, बहुत मारा। हाँ, जो भी प्रशासन, आर्मी वालों ने मार, मगर बहुत मारा सर। हादसे की वजह कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कोरोना के काल में इतने ज्यादा श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में एंट्री क्यों दी गई। हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और ये भी बताया कि हादसे की वजह क्या रही। अभी प्रत्येक इंजर्ड व्यक्ति से मिलना भी हुआ। आईसीयू में हमारे 6 लोग दाखिल हैं, जिनमें से 2 तो लगभग अब छुट्टी देने के काबिल हैं। दूसरे 4 उनको थोड़ी सी कन्वल्शंस हुई थी, सीजर्स हुई थी। कभी कभी एनॉक्सिया, हिपॉक्सिया हो जाता है जब सांस बंद जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक जब वो दब गए तो सांस दबने से उसका इमीडिएट इन्होंने जो इंट्यूबेशन करना था या जो दूसरे इमरजेंसी मेजर्स हैं वो एक्सरसाइज किए। मुझे लगता है धीरे धीरे दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोग्नोसिस। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की मौत से देश सख्ते में आ गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने घटना की जानकारी ली। जम्मू हादसे की खबरों के बीच हरियाणा के भिवानी से भी एक दिल दहला देने वाली खबर आई। भिवानी में खनन के दौरान एक पहाड़ दरक गया और सड़क पर आ गिरा, जिसमें कई वाहन दब गए। महज कुछ घंटों के अंदर
दो बड़े हादसों ने देश को हिला कर रख दिया। शुरुआती जांच में दोनों जगह लापरवाही की बात सामने आ रही है। कोरोना काल के बावजूद माता रानी के मंदिर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु कैसे पहुंचे और क्यों भीड़ को काबू करने के लिए पहले से इंतजाम नहीं किए गए, ये बड़ा सवाल है। सवाल भिवानी हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं। क्यों खनन के दौरान सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं किए गए थे? जम्मू कश्मीर और भिवानी दोनों हादसों से देश दुखी है और इसी वजह से इंडिया सवाल भी कर रहा है। जी हां, कटरा भवानी टू हरियाणा भिवानी हादसों से मचा हाहाकार, इसलिए है कई सवाल तो मैं लेकर आया हूं। इंडिया का सवाल। जी हां, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए और अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी से ये बताने के लिए कि आखिर सरकार और प्रबंधन जो होता है वो कैसे कमजोर और लचर होता है, तब जाकर इस तरह के हादसे होते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का हमारे साथ पैनल है। पैनल में हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, आपदा मामलों के जानकार, हमारे साथ डॉक्टर ए.के. पांडे, आध्यात्मिक विचारक और ज्योतिषीय सलाहकार हमारे साथ होंगे। हमारे साथ अंकुर गुप्ता, एडवोकेट अंकुर गुप्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्योति पचनंदा, वो भी हमारे साथ होंगे और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ गुप्ता साहब हैं। जी हाँ, गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। अंकुर गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर चूक कहां हुई? मैं अगर बात करूं, सबसे पहले कटरा जी मां वैष्णो भवानी के मंदिर में चूक कहां हुई? श्राइन बोर्ड को इस बात का अंदेशा क्या नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे और उसको लेकर प्रबंधन बिल्कुल लचर रहा ताकि ये घटना घट सके? अनिल गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, जी। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है, आप आपदा प्रबंधन के जानकार हैं, आखिर कहां चूक हुई श्राइन बोर्ड से? श्राइन बोर्ड को क्या अंदेशा नहीं था? एक और अंदेशा, चूंकि हर साल 1 जनवरी को जो देश भर से श्रद्धालु हैं, मां के जो भक्त हैं, वो वैष्णो देवी कटरा भवन पहुंचते हैं। ऐसे में आखिर श्राइन बोर्ड की कहां चूक हुई जिसके कारण इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो भी साल के पहले दिन ही, कुछ ही घंटों बाद? बिल्कुल अवस्थी जी, ये दोनों घटनाएं हमारे लिए बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जम्मू श्राइन बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए पहले से कोई प्लान नहीं बनाया। लगभग 1 दशक से वो कुछ रिहर्सल्स भी करते रहे हैं और प्लान्स भी बनाते रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, उनके बारे में जो पहले से एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाली बात होती है और दूसरी बात होती है कंट्रोल करने की बात। कैपेसिटी से ज्यादा लोग हो रहे हैं। और दूसरी बात, इस तरह की घटनाओं में आप पिछली जितनी भी घटनाओं में आप देखेंगे, जहां पर भी इस तरह की भगदड़ वाली घटनाएं हुई हैं, दतिया में हुई हैं और उसके पहले चंडी देवी मंदिर में हुई थी, और भी जो साउथ के अंदर भी 2-3 घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं में आप देखेंगे कि गलत सूचना का जो प्रसार हो जाता है, जिसको हम र्यूमर कहते हैं, तो र्यूमर कंट्रोल मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, लोकल नहीं होते हैं। 90% से ज्यादा लोग जो है वो बाहर के होते हैं। गलत सूचना पहुंचने से और इस तरीके से भगदड़ पैदा होती है। तो भीड़ को बहुत पहले से नियंत्रण शुरू किया जाना चाहिए। सिर्फ मंदिर परिसर में आकर के अगर हम नियंत्रण शुरू करते हैं तो वो संभव नहीं होता है। बहुत पहले से भीड़ का नियंत्रण होना चाहिए और जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से ही लोगों को अंदर आने की अनुमति होनी चाहिए। अनिल जी आपके पास आता हूं। अनिल जी आपके पास आता हूं। हमारे संवाददाता ज्योति पचनंदा, जी हाँ, कटरा से हमारे साथ मौजूद है। ज्योति, सबसे बड़ा हादसा, नया साल शुरू होता है, उसके 2 घंटों के भीतर माता वैष्णो रानी, जी हाँ, उनके दर्शन के लिए उमड़े भीड़ श्रद्धालु आपस में कहासुनी होती है, धक्का मुक्की होती है, भगदड़ मचती है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। ज्योति, श्राइन बोर्ड क्या कह रहा है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन?
और उसके बाद सीईओ होते हैं जो आईएएस कैडर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर को काफी भीड़ रहती है, लेकिन चूंकि कोविड था तो रिस्ट्रिक्शन थी, 25,000 से अधिक लोग नहीं जाने चाहिए थे। तो देखिए गलती यहीं से शुरू हुई है। यात्रा पर्ची बनती है, यात्रा पर्ची इतनी कैसे बन गई जो 1 लाख से अधिक श्रद्धालु ऊपर पहुंच गए। और उसके बाद जब इतने श्रद्धालु वहां पहुंच गए हैं, सीओ भवन में था, एसडीएम भवन में है, और उनके बावजूद वहां पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है उस भीड़ पर। चिंगारी 9 बजे से ही शुरू हो गई थी। 9 बजे से वहां पर खटास चल रही थी, 2 गुटों में आपस में बातचीत हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। आप वहां दृश्य देख रहे होंगे, वहां पांव रखने की जगह नहीं थी, फिर भी इनको सीरियस नहीं लिया गया। और जब ये चिंगारी तब ज्यादा तेज हो गई, इसने आग का रूप तब ले लिया जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और ऐसे माहौल में जब वहां पर कैपेसिटी 30-35 हजार लोगों की और वहां पर 1 लाख से अधिक लोग हो, तो क्या ये जायज है उस समय लाठीचार्ज करना? बिल्कुल भी नहीं। और उस समय वहां पर जो लोग थे, कई जिनको डॉर्मेट्रीज नहीं मिलती, रूम्स नहीं मिलते, या कोई हॉल कंबल वगैरह नहीं मिलते, जो बाहर ही जहाँ श्रद्धालु रास्ते होते हैं वहीं सो जाते हैं, वो वहाँ सोए हुए थे, वो कुचले गए हैं। कई वहां पर जाली सी लगी होती है, लोहे की है हालांकि, लेकिन अगर अचानक की एक सैलाब जैसी भीड़ उस पर टूट पड़े तो वो भी कब तक झेलेगी। ये गनीमत रहा कि वो नहीं टूटी, लेकिन लोगों को जहां जहां रास्ता मिला उन्होंने वहीं से अपने बचाव का साधन किया। अभी तक लोग हमें मिल रहे हैं जिनके परिजन लापता हैं, जो मिसिंग है, अभी तक मिल नहीं रहे। जो हेल्पलाइन नंबर का हवाला दिया जा रहा है वो पूरी तरह से कारागार नहीं है, लोगों के मसले सुलझ नहीं रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो भी उनको वहीं भेजते हैं जहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि वहां पर जाके अनाउंस करवाइए। जो बंदा मिल ही नहीं रहा वो अनाउंसमेंट से कैसे मिलेगा? हो सकता है कुछ एक लोग मिल भी गए हों, लेकिन ये टोटल जो कियास है ये कटरा से ही कल शुरू हुआ था और अभी तक वही चल रहा है। अभी सुबह हमने दिखाया था, यहाँ लगभग 2 किलोमीटर से अधिक कतार थी जो यात्रा पर्ची ले रही थी, लेकिन गनीमत है कि 25,000 के बाद आज इन्होंने ये यात्रा पर्ची बंद कर देंगे। लेकिन सुबह जो कोई कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, ना कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा था, ना ही हमने मास्क देखे थे लोगों को पहने हुए। जब पूरे देश में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं? हम पहली बार 19 में सुना था कि यहाँ पर वैष्णो देवी की यात्रा बंद हो गई है, उससे पहले हमने कभी सुना नहीं था। तो हमें लगा कि कोविड को लेकर बहुत सीरियस है प्रशासन, लेकिन उसके बाद अभी जब कुछ मैं लगभग हर महीने यहाँ जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कोई कोविड के लिए कोई पूछता नहीं। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी कटरा यानी कि मौका वारदात पर पहुंचेंगे। क्या वो पहुंचे और उन्होंने अगर वहां पहुंचे तो कब पहुंचे और उन्होंने क्या कहा? देखिए अभी वो पहुंचे नहीं है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो यहाँ जरूर पहुंचे थे, हॉस्पिटल में भी गए थे और वो भवन में भी गए थे। और उसके बाद जो लोगों की यहाँ रिप्रेजेंटेशन थी उन्होंने सरासर श्राइन बोर्ड और पुलिस प्रशासन को ही इसके जिम्मेवार ठहराया। और जितेंद्र सिंह ने उनको आश्वस्त भी किया है कि कोई ना कोई कदम जरूर उठाए जाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे ताकि इस तरह की वारदात फिर से ना हो। हालांकि इस तरह की बड़ी वारदात पहली बार हुई है, लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरह के ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब हम यहाँ लोगों से मिले तो लोगों में बहुत आक्रोश था। उन्होंने कहा कि जब वारदात हुई थी तो कोई भी इंसिडेंट के पास कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा था, बहुत समय के बाद लोग पहुंचे हैं। जो पीसीआर के लोग हैं वो भी बहुत समय के बाद पहुंचे हैं। लेकिन देखना ये है कि हमें मॉब कंट्रोल करना क्यों नहीं आया, हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट टीम क्यों नहीं थी अवेलेबल, और इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सचेत थे। जी ज्योति, एक और बड़ा सवाल उठता है कि उन्होंने कहा है कि ठोस कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ, लोगों को इंतजार है कि आखिर जो लोग दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? ज्योति देखिए, यहाँ तो उनको यहाँ से तबादला कर दिया जाएगा या सस्पेंशन होगी, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के परिजन बिछड़ गए हैं हमेशा के लिए, नव वर्ष शुरू होते ही जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिजनों से पूछो कि उनका दुख क्या होता है। ये तो एक ट्रांसफर हो जाएगी या सस्पेंड कर दिए जाएंगे, जो सस्पेंड होगा वो भी 5-7 महीने के बाद फिर से बहाल हो जाएगा। और यही प्रथा हमारे हिंदुस्तान में चलती आ रही है। किसी को सस्पेंशन से कोई डर ही नहीं लगता, क्योंकि जो
सैलरी भी उनकी 5-7 महीने रुकी होती है, वो भी एक साथ बाद में उनको मिल जाती है। हमें जरूरत है इस तरह के ठोस कदमों की कि ताकि दोबारा से कोई अपनी इस तरह की वारदात को दोबारा सोचने से भी घबराए। जिन लोगों के परिजन गए हैं, चाहे वो 12 लोग हैं या 13 लोग हैं, और कोई जो अभी भी मौत से जूझ रहे हैं, उनके परिजनों से पूछो, या जिनके अभी तक मिसिंग है लोग, वो जिस खौफ के साए में उनको ढूंढने में लगे हुए हैं, क्या ये हेल्पलाइन नंबर किसी कारागार का है? क्या वो उनसे कोई हेल्प मिल रही है? वो एक जगह से दूसरी जगह खुद भाग भाग के उनको ढूंढ रहे हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाहियां हैं जो शुरू से ही यहाँ से कल से ही देखने को मिल रही थी। लेकिन प्रशासन चेता भी तो कब, जब ये वारदात हो गई। आज वो 25,000 से ऊपर लोगों को नहीं जाने दे रहे, लेकिन कल 1 लाख कैसे पहुंच गए जब यात्रा पर्ची पंजीकृत करने के बाद ही लोगों को अनुमति मिलती है ऊपर जाने के लिए। ज्योति 25,000 की आज पर्ची फटेगी, जैसा आप कह रहे थे और बता रहे थे कि आखिर हादसा कैसे हुआ। मैं तो केवल यही कहूंगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। हर साल 1 जनवरी को हजारों की भीड़ जुटती है। श्राइन बोर्ड आखिर ये क्यों नहीं भाप पाई कि वो कितनी बड़ी चूक कर रही है। एक और बात ज्योति आपसे जानना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। अनिल गुप्ता साहब जो कि आपदा प्रबंधन के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ है। ज्योति, मेरा सवाल ये है, हम लोगों को जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि वहां पर जब भीड़ गेट नंबर 3 के पास जमा हुई तो एक अफवाह वहां पर फैलने लगी। अफवाह थी कि चीता आया, भागो भागो चीता आया। फिर दूसरी अफवाह थी कि खंबा गिरा। जरा ये बताइए कि हुआ क्या वहां पर? वहाँ पर 2 गुट थे जो हमने जो बताए जा रहे हैं कि वो हरियाणा से आए थे। दोनों गुटों का आपसी मनमुटाव चल रहा था, किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। लेकिन वो इतना भयावह रूप ले लेगी ये किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, और शायद उन लोगों ने भी भयावह रूप नहीं सोचा नहीं था कि हालत इस कदर पहुंच जाएगी। लेकिन उन लोगों को जो वहां पर मनमुटाव था, जिनमें जो कहासुनी हो रही थी, उन्होंने भी लोगों की वहां परवाह नहीं की ही। वो आपसी ईगो को लेकर ही क्लैश में रहे। लेकिन उस समय जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, उनको इस स्थितियों को भांप लेना चाहिए। तो उनको भी इस जगह पर जब डेप्यूट किया जाए तो इन चीजों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वहां पर इस तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल में करना है। यहाँ इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आप अब केरला का ही इंसिडेंट देखिए, जहां 105 लोग मारे गए थे, उसके बाद भी हमने सबक नहीं लिया। मैंने ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ पर कभी भी कोई एक इंसिडेंट होता है तो निस्संदेह हम 5-7 दिन बिल्कुल सचेत रहते हैं, लेकिन इन 5-7 दिनों के बाद हमें वो इंसिडेंट भी भूलने लगते हैं और फिर हम उन्हीं लापरवाहियों को फिर से शुरू कर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा जुड़ा रहा हूँ श्राइन बोर्ड से। मैंने यहाँ की हर बारीकी, हर कमी और हर खूबी को देखा हुआ है। कुछ यहाँ पर सीईओ ऐसे रहे हैं जिनकी कार्यवाही को हर लोग एप्रिशिएट भी करते रहे हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही वहाँ पर सीईओ के रहते हो जाए, ये अनुमान नहीं था किसी को भी। शायद सीईओ ने खुद भी नहीं सोचा था, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो उससे भी बढ़ चढ़ कर है। मैं आज कई लोगों से मिला हूँ जो ये कह रहे थे कि अगर 2 दिन और भी हमें इंतजार करना पड़ा तो हम इंतजार करेंगे। लेकिन ज्योति आप बने रहें। ज्योति आप कहीं मत जाइए, मेरे कुछ और सवाल हैं कि आखिर महामारी पर आस्था भारी, इतनी भीड़ जुटी कैसे? और दूसरा, क्या श्राइन बोर्ड की ये चूक नहीं रही कि नीचे से ऊपर तक इतने लोगों को जमा होने दिया? आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ डॉक्टर ए.के. पांडे आध्यात्मिक विचारक और ज्योतिषीय सलाहकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर ए.के. पांडे, आपका न्यूज इंडिया के इंडिया का सवाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और नववर्ष की आपको ढेरों बधाई। लेकिन हादसों के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर पांडे, ये साल हादसों के साथ शुरू हुआ। ग्रहों की आखिर ऐसी कौन सी चाल थी जिसने खुशी को खांसी में बदल दिया? ये बहुत ही दुख की बात है। इस तरह की घटना तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि संसार है, गतिविधियां चलती रहती हैं और जब भी कोई न कोई गतिविधि चलेगी तो स्वाभाविक रूप से घटनाएं तो होनी है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ज्योतिष के ढंग से देखें या आध्यात्मिक रूप में इस पर हम विचार करें तो हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण तो अवश्य होता है। इस बारे में हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि पहले तो 2022 की शुरुआत से इसका कोई संबंध नहीं। 2022 चूंकि की शुरुआत हुई है
रात आधी रात 12 बजे के बाद से एक नए वर्ष की शुरुआत हुई जिसे पूरा विश्व मानता है और अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से वर्ष को हम मानते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि ये जो घटना घट रही है आखिर क्यों। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जब गोचर में वह किसी ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं तो अपनी प्रकृति के अनुसार वो परिणाम देते हैं। मान लीजिए कोई सौम्य ग्रह है तो सौम्य ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार वो अपना परिणाम देगा। कोई ऐसा ग्रह है जो क्रूर है तो क्रूर ग्रह अपने अनुसार वह परिणाम देता है। तो जब पूरी घटना जो हुई है इसका जब मैंने विश्लेषण किया तो एक घटना होती है रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास और दूसरी घटना होती है सुबह 8:30 बजे के आसपास। और अगर दूरी देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों हमारे देश के उत्तरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को इसको पूर्ण रूप से जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो एक समय में लग्न दूसरा था, जैसे रात की जो घटना हुई वो तुला लग्न में है और तुला लग्न में शनि ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ और मकर राशि में अपनी ही राशि में शनि ग्रह बैठा हुआ। शनि ग्रह के बारे में आमतौर पर लगभग सभी लोग जानते हैं कि जिस स्थान को देखता है शनि ग्रह उस स्थान को नुकसान पहुंचे। शनि की दशम दृष्टि ये श्रवण नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र जो हमारे पूर्व संहिता है, जो ये चक्र है, पूर्व चक्र जो है जो बहुत पहले से बनाया जा चुका है, भारत में 12 अमीर ने बनाया है और पूर्व पुराण में भी इसका उल्लेख है। ये अलग अलग हिस्से में हमारे देश को बांटा गया है कि और इतना ही नहीं विश्व को भी बांटा गया है कि किस नक्षत्र पर किस नक्षत्र का जो प्रभाव होगा किस भूमंडल पर अधिक पड़ता है। और मान लीजिए अगर वो नक्षत्र कहीं से पीड़ित होता है या कहीं से क्रूर ग्रह के आधिपत्य में आ जाता है, क्रूर ग्रह के अंदर आ जाता है, तो उस जगह लगभग इस तरह की घटनाएं होने की स्थितियां बढ़ जाती है, संभावना। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर A.K. पांडे, जी हाँ, आप आध्यात्मिक विचारक, ज्योतिषीय सलाहकार, आप बने रहे। डॉक्टर पांडे, मेरे साथ कुछ और मेहमान, एडवोकेट अंकुर और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार रहे, लगभग 4 दशक से ज्यादा की जिनकी पत्रकारिता रही है जम्मू कश्मीर में, ऐसे जम्मू प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है, नववर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन आपके प्रदेश से ये दिल दहला देने वाली खबर, माता वैष्णो रानी के भवन 3 यानी गेट 3 के पास जो हादसा हुआ, हम चाहेंगे अश्विनी जी की जरा आप इसको विस्तार से समझाएं और आखिर ये चूक किसकी, ये लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार, ये भी आप बताएं अश्विनी जी। जी मनीष जी, दुर्भाग्यपूर्ण कि आज सुबह लोग नींद से उठते हैं और सबसे बड़ी खबर जो है कि माता वैष्णो देवी में एक हादसा हो गया कि करीबन 1986 में माता वैष्णो श्राइन बोर्ड जो बना था जब जगमोहन गवर्नर थे, उसके बाद इस तरह की पहली घटना है जो कि हमने देखी है। और इस तरह की जो हैवी रश पहली दफा नहीं हुआ है, यह हर दफा 31 दिसंबर के आसपास होता है और 29-30 के बाद ही रश पड़ता है। तो जो पहले अधिकारी होते थे वो मीडिया मैनेजमेंट बड़ी अच्छी करते थे और वो मीडिया को पहले ही स्टोरी देते थे कि वहां पर 31 तारीख को मत पहुंचिए। और मैंने भी कई दफा इस तरह की स्टोरीज ब्रेक की हैं कि तो मैनेजमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है जम्मू से ही यात्रा बंद कर दी गई, यानी कि जम्मू से कोई बस नहीं जाएगी कटरा के लिए। और सेकंड पॉइंट ये होता था कटरा से भी यात्रा बंद कर दी गई और कटरा से आगे कोई यात्रा नहीं जाएगी। और थर्ड पॉइंट जो होता था वो होता था वानगंगा को पूरी बैन कर दी गई है कि कोई यात्रा आगे नहीं जाएगी। तो ये एक स्टॉपेज थी। और नुमाई जगह, एक कटरा से पहले एक जगह है, नुमाई से भी चेक पोस्ट होते थे। तो ये करीबन 6-7 जगह से जब आपने यात्रा बंद कर दी है तो उसके बाद ही यात्रा को छोड़ा जाता था, जबकि ऊपर से क्लियरेंस आती थी। क्योंकि ऊपर जो कैपेसिटी है माता वैष्णो देवी भवन की
यात्रा की और बाकी जो अरेंजमेंट किया है वो करीबन 22 से 25,000 तक मैक्सिमम कैपेसिटी है। और जब आप 70-80 हजार के ऊपर क्रॉस कर जाए तो ये यात्रा की पर्ची किसने दी और यात्रा पर्ची देने वाले कौन थे, अगर उनके पास पर्ची नहीं तो इलीगली वो कैसे पहुंचे भवन में, वो चीजें जो अनरजिस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, ये चीजें देखने वाली बात है। और जहां पर ये हादसा हुआ है गेट नंबर 3, और आपको मैं बता दूं कि ये गेट नंबर 3 जहाँ पर है वहां पर जो है कंजेस्टेड एरिया काफी है। और पुलिस भी वहां पर क्या करती, जब यात्रा नीचे कटरा से इतनी हैवी यात्रा आ रही है और आपने देखा होगा कि 13 किलोमीटर का ट्रैक है, या तो मिसमैनेजमेंट हुई है, तो प्रोटोकॉल्स कहाँ थे, कोविड प्रोटोकॉल्स कहाँ थे? अश्विनी जी माफी के साथ आपसे एक छोटा सवाल और छोटा जवाब। ये श्राइन बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, छोटा जवाब अश्विनी जी। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, टीवी के पत्रकार रहे हैं, तो आपको पता है, छोटा जवाब मुझे जानकारी है कि आप किस तरह देंगे। जी, ये एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है मनीष जी इसके ऊपर, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है और एडिशनल डीजी जम्मू के वो मेंबरों के, और इसके जो है मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि मिसमैनेजमेंट किस हुई। जाहिर है कि मिसमैनेजमेंट श्राइन बोर्ड की तो है, और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किसने ये यात्रा छोड़ेगी, जबकि पूरा जो ट्रैक और भवन से ये है। आपने जवाब दे दिया अश्विनी जी कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, श्राइन बोर्ड के द्वारा मिसमैनेजमेंट हुआ और हादसा घटा। जी हाँ, भवानी टू भिवानी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे और जानेंगे कि आखिर इन हादसों के पीछे प्रबंधन और नियोजन के लिए कौन जिम्मेदार। अगर ये फेल हुआ तभी ये हादसा हुआ। वक्त है एक ब्रेक का।
इंडिया का सवाल में ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। नया साल शुरू ही नहीं हुआ और जो हादसा हुआ, जी हाँ, मां भवानी की चौखट पर, मां वैष्णो भवानी की चौखट पर से लेकर भिवानी तक जो हादसा हुआ उसने हम सबको हिला कर रख दिया है। अभी भी जहां तक बात करें भिवानी की उस चट्टान की, उस पहाड़ की, उस भूस्खलन की, उसके नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की जानकारी है। लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपने उस सवाल की ओर कि आखिर इन दो बड़े हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ हैं अनिल गुप्ता साहब, आपदा प्रबंधन के आप जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. पांडे, जी हाँ, आप आध्यात्मिक विचारक और ज्योतिषीय सलाहकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अरुण शर्मा, जी हाँ, अरुण शर्मा जी, अंकुर शर्मा, जो कि वकील हैं और आप इस तरह के हादसों को लेकर जनहित याचिका लगातार अदालत में खटखटाते रहे अपनी याचिका के जरिए। अंकुर जी, आपके पास आना चाहूंगा। चाहे बात करें कटरा की या भिवानी की, आखिर नियोजन प्रबंधन, यही लोग जिम्मेदार। इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, जांच बैठेगी। जी हाँ, जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे और हमने भी देखा है, जांच बैठेगी, सस्पेंशन होगा, तबादले होंगे और फिर वही ढाक के 3 पात। अंकुर जी, आखिर इन हादसों को कैसे रोका जाए? पूरी सांत्वना है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। और आपने बिल्कुल मिसमैनेजमेंट, माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन जैसे जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसमें, उस पे आपने इशारा किया है। ये बिल्कुल सही बात है कि सब कुछ जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से आपको इस विषय को दिखाना चाहूंगा। इसी तरीके की माल एडमिनिस्ट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, करप्शन को कह के इन्होंने जो सेलेक्टिवली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका टेक ओवर किया है। लेकिन सरकार की अकाउंटेबिलिटी इन टेक ओवर्स के बाद कहीं नजर हमें आती दिखती नहीं। और आपने भिवानी की बात की, आज माता वैष्णो देवी जी श्राइन है। इससे पहले आप और इतिहास में जाएं तो कई जगह पे इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं जो मैन मेड डिजास्टर्स से कम नहीं है, अवॉइडेबल चीजें थी। अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स की जाए तो मुझे लगता है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। बाकी बहुत एक दुखद आज सवेरे ये समाचार सुनने को मिला। और जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मिसमैनेजमेंट को एड्रेस नहीं किया जा सकता। तो मुझे यही लगता है कि इस इंसिडेंट को कम से कम अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बना के ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि इंसानी लेवल पे किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो पाए, जिस चूक के चलते इतना बड़ा हादसा हो जाए। जो सेफ्टी मेजर यू हैव टू पुट इन प्लेस आपको लाने हैं वो आपको करने चाहिए और आपको अकाउंटेबिलिटी पूरे तरीके से फिक्स करनी चाहिए और ये टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। छोटे मोटे किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को आप सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे या कोई कार्रवाई कर देंगे, उससे बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि जो टॉप लेवल पे इन्हें मैनेज करते हैं, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या जो इनके अध्यक्ष हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, श्राइन बोर्ड के मेंबर की जवाबदेही होनी चाहिए और सरकार एज ए होल जो इस पूरी श्राइन को चला रही है और इसी आधार पे जिस श्राइन का कंट्रोल हिंदू समाज से लिया गया कि वो मिसमैनेज करते थे, मुझे लगता है कि उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जांच भी बिठा दी गई है। पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हाँ मनोज सिन्हा भी वहां पर पहुंचेंगे। इस तरह की जानकारी। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है, जैसे कि अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि पहले ऐसा हुआ करता था कि बसों को जम्मू में ही रोक दिया जाता था। जैसे ही अंदाजा या अंदेशा आ जाता था कि हजारों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं, तो बसों को एक रेगुलेशन के तहत, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बैरिकेडिंग होती है, पर्ची जारी होती है, ऊपर कितने लोग जाएंगे इसका रेगुलेशन होता है। लेकिन ये घटना जो सुबह तड़के 2:15 बजे हुई, आपको लगता है कि अपने आप में एक लापरवाही की वजह से ही हुई? बिल्कुल से एक बात ये निकल के आती है कि हमने जो पुराने डिजास्टर्स हुए हैं उनसे जो भी लेसन्स आता है शायद उसको हमने सीखा नहीं है, या हमने सीखने के बाद उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया है। आज के जमाने में जब बहुत ही आईटी इनेबल्ड सिस्टम है, पर्ची सिस्टम में मुझे लगता है कि कई बार नकली पर्चियों का भी रोल हो सकता है या और भी बातें हैं, वो उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि जो भीड़ के प्रबंधन का एक सिस्टम है और इस तरह के जो प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस कांग्रेगेशंस हैं, उसके लिए भी इंसिडेंट कमांड सिस्टम
उसको हमने अपने देश में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के नाम से लागू किया है और उसके तहत ये सारी जो जगह होती हैं उनका डिजास्टर मैनेजमेंट इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत करना चाहिए और उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उसके लिए इस तरीके से प्लान भी बनाया जाता है। लेकिन वो प्लान अगर वो रखा रह गया, वो प्लान को अगर सही ढंग से हमने इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है, जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था वो चले गए, अभी वो वहां पर है नहीं, तो ये बातें इस तरह की घटनाएं अंजाम में आती हैं और इसीलिए इन घटनाओं को हम, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये पूरी तरीके से मैनमेड डिजास्टर है और इस तरह से होना नहीं चाहिए। क्योंकि अब जब हम बहुत अच्छी तकनीकी हमारे पास है, देश में हमारा एक आपदा प्रबंधन का बहुत अच्छा तंत्र है, लेकिन इसके बाद अगर ये घटना होती है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। जी अनिल जी, लेकिन जहां तक बात की जाए, जो बातें सामने आ रही हैं इसमें एक जांच बैठेगी, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। दुखद एस्पेक्ट इसमें यह होता है कि इस तरह ये एक बड़ा प्रोटोटाइप हो गया है कि हर बार ऐसा होगा, जांच बैठेगी, लोग तबादले हो जाएंगे, निलंबन हो जाएगा, लेकिन चीजें जहां की तहां रहती हैं। आपने रिस्पांस कमांड सिस्टम, आपने लगातार, चाहे कुंभ की बात करें, अलग अलग मंदिरों की बात करें, महाराष्ट्र का एक वाई का मंदिर था, वाई मंदिर कहते हैं, सातारा जिले में आता है, देवी का मंदिर है, वहां पर भी लगभग 200 से 225 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में। लेकिन इन भगदड़ से हम लोग सीख क्यों नहीं ले पाते अनिल जी? इस पे मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कहीं पर भी उसे सीख नहीं ली है, लेकिन जब तैयारी हमारी होती है, इसके बाद चूंकि सरकार के तंत्र या प्रशासन तंत्र में भी तबादले होते रहते हैं या पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया और कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया अगर लगातार नहीं होती है तो जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है या जिन लोगों ने प्लान बनाने में भाग लिया है, अगर वो लोग इस वक्त है नहीं वहां पर, उनकी जगह दूसरे अधिकारी आए हैं, तो क्या वो नॉलेज, क्या वो टेक्निक्स ट्रांसफर हुई हैं? दूसरी बात है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, क्या हम उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप देखें, कुंभ मेले जैसी भी घटनाएं हुई हैं और जिनको बहुत अच्छे से मैनेज भी किया जाता है, तो हमारे देश में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन कभी इस तरह की भी घटनाएं हैं जिसपे जो बहुत ही दुखद घटनाएं हो जाती हैं। जी, दुखद घटना है और लगातार साल के पहले दिन अगर इस तरह की घटना हुई है, बात करें भिवानी की, भिवानी में भी जो हुआ है, जो जानकारी अभी आ रही है, 4 लोगों की मौत की खबर है और इसके साथ साथ कुछ लोगों के डंपर टिपर के सहित दबे होने की भी जानकारी आ रही है, क्योंकि पत्थर का पहाड़ है, विशाल पहाड़ है, कल ही से खनन शुरू हुआ था और आज सुबह यह हादसा हो गया। हमारे साथ डॉक्टर ए के पांडे ज्योतिषीय सलाहकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर पांडे, आखिर ग्रहों की जब बिगड़ी चाल होती है तो इस तरह की नैसर्गिक आपदाएं, इसे क्या कहें, ये प्राकृतिक तो है नहीं, लेकिन ग्रहों की चाल की वजह से इस तरह के बड़े हादसे निश्चित तौर पर होते हैं। ये ग्रह कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खेल होता है इनका, जिसके चलते ही अपने खेल के तहत इस तरह के हादसे मानवीय जीवन में घटते हैं। डॉक्टर पांडे। मनीष जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो घटनाएं घटती हैं वो ध्यान दीजिएगा, घटनाएं 4 जगह घटती हैं, या तो पृथ्वी पर होंगी, या वायुमंडल में होंगी, या जल में होंगी, या अग्नि से संबंधित होंगी। और ये जो 4 हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, वह जो हमारी 4 राशियां जो होती हैं हमारी, वो राशियां अलग अलग तत्व की होती हैं। अभी हम इस पर ध्यान देते हैं कि ये जो घटना हुई है मुख्य रूप से पृथ्वी पर भी की हुई है। ये न जल से संबंधित है, न वायुमंडल से संबंधित है, न अग्नि से संबंधित है। इसमें शुद्ध रूप से ये पृथ्वी पर एक घटना हो रही है वहाँ पर जम्मू में वैष्णो देवी माता के स्थान पर, और दूसरी घटना हो रही है एक खदान पर। दोनों में भीड़ है और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि शनि ग्रह के कारण ये हुई। शनि ग्रह कहाँ बैठा हुआ है? पृथ्वी तत्व की राशि में, मकर राशि में बैठा है। तो ये बात तो स्पष्ट हो रही है। अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं, तो ये स्पष्ट होती है कि पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ शनि ग्रह, और ये भीड़ का ग्रह होता है। और भीड़ और भ्रम और अफवाह,
इन चीजों का ये ग्रह होता है। तो एक तरफ भ्रम, भीड़ और अफवाह के चलते जो चीजें उत्पन्न हुई उसकी स्थिति तो आप देख रहे हैं क्या हुआ। और दूसरी चीज, यह खदान का भी ग्रह होता है। माइनिंग जो होता है वो इसी से देखा जाता है कि शनि ग्रह की क्या स्थिति है। तो माइनिंग के बारे में दूसरी घटना भी माइनिंग में हुई। तो ये निश्चय ही शनि ग्रह का पूरा, और एक हो रहा है जिसमें शनि ग्रह तुला लग्न पर 10वीं दृष्टि से देख रहा है, और दूसरी घटना जो हो रही है सुबह, उसमें स्वयं मकर लग्न में ही शनि बैठा हुआ है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि केंद्र में शनि बैठा हुआ है, एक चौथे स्थान पर, आधी रात में के बाद जो घटना हो रही है चौथे स्थान पर शनि की स्थिति है, और दूसरी घटना जो हो रही है वो स्वयं केंद्र में बैठा हुआ है शनि। तो शनि, और वो भी श्रवण नक्षत्र में, कहीं न कहीं वह क्रूर ग्रह होकर के अपने स्वभाव के अनुसार वो परिणाम दे जी। लेकिन मेरा बस एक ये भी कहना होगा कि इन चीजों को कहीं भी जो सुरक्षा की दृष्टि है, या अन्य जो अभी हमारे जो आपके जो आमंत्रित विद्वानों ने जो बताया, उनकी बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि इन चीजों को लेकर के कहीं भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। यह निश्चय ही सुरक्षा से संबंधित चूक है, और जहां कहीं भी भीड़ होती है वहां इस तरह के चूक की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती जी। डॉक्टर पांडे, बेहतरीन विश्लेषण के तहत आपने जी हाँ क्रूर ग्रह की बात की। जी हाँ, शनि की क्रूर दृष्टि के कारण ये घटना हुई है, ऐसा अंदेशा ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के गुणाभाग को आपने जो जाना और जो अनुसंधान किया आज के इस विषय को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बेहतर तरीके से विश्लेषण कर बताया कि आखिर ग्रहों की कौन सी स्थिति होती है, जब वो चलित रूप में चलते हैं तो क्या क्या होता है, किस ग्रह को किस भाव को देखने में क्या होता है। इन सारी बातों की जानकारी दी। मुझे ऐसा लगता है नया साल है और आमतौर पर दर्शकों को रुचि होती है कि आखिर उनका नया साल जी हाँ राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि आज हादसों के साथ हमें इंडिया का सवाल करना पड़ रहा है। हादसों को लेकर किस तरह से हम इससे नजरअंदाज कर सकते थे, जरा सी लापरवाही। जिम्मेदार लोगों को ये अगर ध्यान होता कि इतनी बड़ी घटना को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जो उनका जिम्मा था, जो उन्हें किया जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि वहां कुछ चूक हुई और इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। इसीलिए कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारे साथ अंकुर शर्मा जी, आप वकील हैं। अंकुर जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है जब रोज हजारों केस फिर एक बार तीसरी लहर के तहत आने शुरू हो गए हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक है, तीसरी लहर की आहट है। ऐसे में महामारी के दौरान इतने लोगों की, हजारों की भीड़ में, हजारों की भीड़ के लिए पर्ची फाड़ते रहना, आपको नहीं लगता कि श्राइन बोर्ड की दूसरी ये बड़ी चूक है? अंकुर जी, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके की गाइडलाइन ओमिक्रॉन को हैंडल करने के लिए इशू की गई है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी ऑफ जे&के ने भी की है, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे दिखता है कि उसकी अवमानना हुई है। इतनी भीड़, इतनी क्राउड मैनेजमेंट में लैप्सेस, मुझे लगता है कि एक अनप्रोफेशनल कंडक्ट को श्राइन बोर्ड के दर्शाते हैं। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा और आपने भी इस बात पे बहुत जोर दिया कि हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि क्राउड मैनेजमेंट एक विषय है, लेकिन कोविड के चलते, ओमिक्रॉन के चलते, उसके अलावा ये भीड़ को उस दृष्टिकोण से भी मैनेज करना एक दूसरा विषय है। मुझे लगता है दोनों ही फ्रंट्स पे श्राइन बोर्ड क्राउड मैनेजमेंट करने में फेल रहा है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन सभी दोषी अधिकारियों पे होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं बिल्कुल आपकी बात की इसकी पुष्टि करता हूँ। जी अनिल गुप्ता जी, जैसा कि मैंने अंकुर शर्मा जी से सवाल पूछा, मेरी भी ये चिंता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, हमें अगर ओमिक्रॉन को हराना है, तीसरी आहट से बचना है, आहट तो आ चुकी है, अगर तीसरी लहर से बचना है तो हमें जरूर वो सारे मापदंड का पालन करना होगा, वो सारे मानक का पालन करना होगा कि आखिर हम कोरोना में भीड़ में ना जुटे, क्योंकि ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है। ऐसी सूरत में जहां 25,000 लोगों की जगह और पर्ची कटती है, वहां आखिर 50,000 से लाख लोग पहुंच कैसे जाते हैं? अनिल जी,
ये दूसरी बड़ी चूक दिखाई देती है। देखिए अवस्थी जी, दोनों जगहों पे दोनों जो घटनाएं हुई हैं वहां पे एक बेसिक इशू है। जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं, आपदा प्रबंधन योजना। और आपदा प्रबंधन योजना किसी भी जगह किसी भी संस्थान में किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कि जो हमारा श्राइन बोर्ड वाला है वहां लैंडस्लाइड का भी एक रिस्क होता है भगदड़ के अलावा। तो जहां पर जिस तरह की जोखिम को फ्यूचर में हो सकते हैं और भविष्य भूतकाल में कभी हुए हैं, वो दोनों बातों को देख करके वो योजना बननी चाहिए और उस योजना के तहत काम करना चाहिए। मुझे दोनों जगह ये बात लग रही है कि ये इस तरीके से क्यों नहीं हुआ। अगर जो भिवानी वाली घटना है वहां पर एक तो बात है कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है माइनिंग सुरक्षित तरीके से करने की। माइनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही हाई उसकी चीज है। अब हम बहुत आगे उसमें बढ़ गए हैं, पिछले 30-40 साल में बहुत चेंजेस आ गए हैं। बट अगर हम पुराने परंपरागत तरीके से सिर्फ जो सस्ते तरीके हैं उस तरीके से माइनिंग करते हैं। दूसरी बात है बिना जो जमीन है जो लैंड है वहां का जो जियोलॉजी है उसकी जांच पड़ताल किए बिना अगर हम माइनिंग शुरू करते हैं तो इन बातों को जानना है कि जो माइनिंग शुरू की गई है उसके पहले क्या जानकारी ली गई है कि जो पहाड़ है उसकी क्या स्टेबिलिटी है। दूसरी बात है जो वर्कर्स के लिए जो रूट तय किया गया है कि वर्कर्स किधर से जाएंगे, ये सब बातें छोटे, मैं सिर्फ एक दो बिंदु दे रहा हूं। जो प्लान बनता है उस तरह उसमें ये सभी तरीके के जोखिम से जुड़े हुए हर पहलू को ध्यान देके प्लान बनाया जाता है। ऐसा प्लान क्यों नहीं बना, ये एक बहुत ही बड़ी सोचने की बात। और इसके अंदर जो संख्या की बात आपने कही है जम्मू को लेकर के, और उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये संख्या कैसे बढ़ी है इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये बात उत्तराखंड डिजास्टर जब 2013 में हुआ था उसके बाद भी आया था कि अगर वो हम शुरू से ही उसका कंट्रोल शुरू करते तो इस तरह से बहुत सारे लोग वहां पे तादाद में नहीं होते। तो वहां पे लास्ट मोमेंट पे जाकर के कंट्रोल नहीं होता, उसका नियंत्रण बहुत पहले से हमें करना होता है। रेदर डाइवर्जन भी करना होता है। अगर जब बहुत ज्यादा जो लोग आने वाले होते हैं हमें मना भी करना पड़ता है कि भाई नहीं है आप वापस लौट जाइए। तो ये चीजें बहुत ही प्लान तरीके से हो सकती हैं। आप लास्ट में चाहें कि 2 घंटे के अंदर हम कंट्रोल कर लें तो शायद वो भी संभव नहीं होता है। जी अनिल जी, संभव नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, जी हाँ कहावत है, फेल्यूर इज द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन विथ इंटेलिजेंटली। हमने कई फेल्यूर देखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के हादसे जब होते हैं इसकी पुनरावृत्ति होती है तो दुख होता है कि आखिर हमने उन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया। अनिल जी आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर ए.के. पांडे, डॉक्टर पांडे, इस समय जो अभी घट गया हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आगामी 2022 यानी कि बचे 364 दिन ग्रहों के लिहाज से इंडिया के लिए कैसे हैं, क्योंकि ये इंडिया का सवाल है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले बचे 364 दिन को लेकर सारी इंडिया के मानवीय पक्ष को देखते हुए ग्रह कैसे रहेंगे, इस पर भी आप जरा प्रकाश डालें। डॉक्टर पांडे। मनीष जी, आपका प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है और ये ज्वलंत प्रश्न भी है कि जिस हम 2022 जिसको कह रहे हैं उसकी शुरुआत ही कुछ इस तरह की हुई, 2 घटनाएं हमारे सामने आई। इस बार हम आपको ये कहना चाहेंगे कि देखिए, वर्ष बुरा नहीं जाएगा, वर्ष अच्छा जाएगा। हमें उम्मीद रखनी है, हमें विश्वास रखना है और सबसे बड़ी बात तो आत्मविश्वास रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भीड़ का स्वभाव होता है, उसमें एक तरह से ज्ञान का लोप हो जाता है। भीड़ में लोगों के पास इतना जोश हो जाता है कि वो सोचने की या यूं कहिए कि समझने की शक्ति वो दूसरे को दे देते हैं, खुद नहीं सोचते समझते हैं। तो एक तो भीड़ से बचना है। और आप देख रहे हैं जो पहले भी जो महामारी फैली वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में भीड़ के कारण ही फैली। और अभी आने वाले दिनों में अप्रैल में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर में बदलाव हो रहा है, मीन राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का वो है अपना घर है, जिसको बोलते हैं कि बृहस्पति का जो धनु राशि है, अग्नि तत्व की राशि, और मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि है। तो गुरु जब अपने ही घर में जाएंगे तो बहुत हद तक, काफी हद तक वो अच्छा करेंगे,
कहीं वो है, उनको कहते हैं देव गुरु, यानी दैवी कृपा कारक ग्रह बोलते हैं वो। तो ऐसे बुरी किसी भी बात की संभावना तो नहीं है, लेकिन हम अगर कर्म न करें और मात्र भाग्य के भरोसे बैठ जाए कि अब तो हमारे ग्रह हमारे फेवर में है, हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए या कहीं भी घुस जाओ, ये नहीं। आपने एक शब्द बोला था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये एक ऐसी चीज है कि तलवार की धार पर चलने वाली चीज है कि अगर आप संयमित हैं और ठीक से पालन करते हैं तो आप सुखी रहेंगे और बचे रहेंगे। जरा भी लोगों के बीच जाएंगे, भीड़ में जाएंगे, लोगों के बीच जाना खराब नहीं है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार हर कोई जाता है। और जब हम मनुष्य हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच ही हम रहेंगे, सामाजिक प्राणी। लेकिन परिस्थितियां जब ऐसी कुछ उत्पन्न हो जाए जहाँ की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वहाँ हमें इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तब शनि ग्रह साथ नहीं देगा और तब हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा कि हम अपना विवेक अपने साथ रखें, अपनी बुद्धि अपने साथ रख करके कार्य करें और जहां तक हम बचे रहेंगे वहां तक हम सुरक्षित रहेंगे। ग्रह बुरे नहीं होते, परिस्थितियों के अनुसार ग्रह बुरे हो जाते हैं। जैसे शनि ग्रह बुरा नहीं है, बहुत अच्छा करता है लोगों के लिए, लेकिन कहीं कहीं जब कुछ ग्रहों के साथ उसका त्रिकोण बनता है या गोचर में कहीं ऐसे जगह हो जाता है तो उस स्थान विशेष पर वो जी अपने अनुसार, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहीं भीड़ है और भीड़ में कई लोगों के साथ घटना दुर्घटना हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके ग्रह खराब थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकाल होता, अकाल मतलब उनका समय नहीं आया था, इसके बावजूद उनके साथ घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं हुई। इसके लिए सबसे अच्छी चीजें होनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज के लिए कुछ भी हो सावधानी रखनी आवश्यक है। जी डॉक्टर ए.के. पांडे, जी हाँ, आप आध्यात्मिक विचारक, ज्योतिषीय सलाहकार, आप हमारे साथ जुड़े और ज्योतिषीय जानकारी आपने जो दी उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अंकुर शर्मा जी, जी हाँ, आप हमारे साथ जुड़े। अनिल गुप्ता जी, आपने आखिर आपदा प्रबंधन में कहां चूक हुई और क्या किया जा सकता था ऐसे हादसों को टालने के लिए, आपने तमाम जानकारी दी। आप सभी का इंडिया का सवाल में आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, पहला दिन जी हाँ बड़ा दुखद रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले 364 दिन भारत की कुंडली के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आए। जी हाँ, इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक।